खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है और दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज का दिन बड़े अच्छे तरीके से आप लोग भी मनाएंगे, क्योंकि 6 सितंबर है, यानी आज का दिन हमारी कौमी तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल दिन है। और ये दिन मुस्लिम उम्मा की फतह का जन्मदिन है। जब रात गए गुप अंधेरे में ताकत के नशे में चोर टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दुश्मन नापाक अजाइम के साथ सरजमीने मुकद्दस पे मुस्लिम कौम के शेरदिल जवानों के साथ नबुर्द आज़मा हुए। और उस वक्त कौन जानता था कि 6 सितंबर 1965 का सूरज इस मुल्क के लिए आजमाइश का सबब बनेगा और माओ के लाल उनसे जुदा हो जाएंगे, बच्चों के सरों से साइबान उठ जाएंगे, औरतों के सुहाग उजड़ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम उम्मा ने यकजहती का मुजाहिरा किया और दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया और आने वाली नस्ल के लिए मशले राह का सबब बने। और पाकिस्तानी अपनी फौज के दिफा पर फख्र करते हैं और यकीन भी रखते हैं कि पाक फौज हर महाज पर सुरखरू होंगे। और ये दिन, आज का दिन 6 सितंबर का दिन अस्करी एतबार से तारीख आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फख्र दिन है। और जब कई गुना बड़े मुल्क भारत ने अफरादी तादाद में कई गुना ज्यादा लश्कर और दिफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर किसी ऐलान के बगैर ही रात के अंधेरे में फौजी हमला कर दिया था, और इस छोटे मगर गयूर और मुत्तहिद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमले का एक पामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अजाइम खाक में हम लोगों ने मिलाकर रख दिया। और यौम दिफा हर साल आपको पता है 6 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिन पाक भारत जंग में अफवाज की दिफाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम है वो अपने अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश कर रही है, खिराज अकीदत पेश कर रही है, जिन्होंने मुल्क को, कौम का सर जो है वो सुरखरू कर दिया है और हमेशा बुलंद किया है। इस हवाले से आज के शो में हम एक स्पेशल सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें 6 सितंबर के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो मौसम में बरसात जारी हो सारी, अब ग्रेजुअली मौसम जो है वो चेंज होगा, तो कभी सूरज चमकने लगेगा तो कभी बादल भी बरसेंगे। तो इस साल हमने देखा कि मामूल से ज्यादा बारिशें बरसने की वजह से मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। और मौसम में बरसात वैसे भी अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है, लेकिन सैलाब की वजह से इन बीमारियों की शरह में कई गुना इजाफा हो चुका है। मलेरिया, डेंगू, डायरिया, फूड पॉइजनिंग और इवन दो के यरकान समेत कई खतरनाक बीमारियां तेजी के साथ फैलती ही जा रही हैं। गंदे पानी और आलूदा खुराक के इस्तेमाल की वजह से अस्पतालों में डायरिया, हैजा और फूड पॉइजनिंग के जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम मसाइल की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं, हमें इन तमाम बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में मदू किया है डॉक्टर सलमान काज़मी साहब हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां हैं खास तौर पर मॉनसून में बैक्टीरियल या जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, ये बढ़ जाते हैं। डायरिया, पेट में दर्द और हैजा ये बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो बहुत सारा जो है पानी फैला है और बहुत सारी जगहों पे पानी खड़ा हुआ भी है, तो उस वजह से लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे मच्छर की, और उस वजह से डेंगू के केसेस में इजाफा डेफिनेटली हुआ है। और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, वार्ड भी तकरीबन अस्पतालों में भरे हुए हैं डेंगू के। और इसी तरह जो पेट की बीमारियां वो इसलिए हैं क्योंकि बीच में जब सख्त गर्मी होती है और हबस होता है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग जहाँ से भी उन्हें पानी मिलता है वो पी लेते हैं। बहुत सारी रेहड़ियाँ शहर में काम कर रही हैं जो कि मशरूबात बेच रही हैं और इस तरह की एक जो गोले गंडे इस तरह की चीज़ें बेच रही हैं। वो यूजुअली जो बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं वो है जो कि मुख्तलिफ ऐसे एक साफ़ पानी से बनी हुई बर्फ़ नहीं होती, और जब वो उसमें ऐड होती है उसके बाद रॉ पीते हैं लोग, इस तरह के मशरूबात पीते हैं, तो उससे उन्हें पेट की बीमारियाँ, हैज़ा, कॉलरा, पेट में दर्द, उल्टियाँ, बुखार, इस तरह की अलामात के साथ वो अस्पतालों में आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो डेली की बेसिस पे गैस्ट्रो की वजह से, कॉलरा की वजह से अस्पतालों को विजिट कर रही है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बहुत ये सी है कि ऐसी भी इसके अंदर तादाद होगी डॉक्टर साहब जो डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं, घर में ही टोटकों के थ्रू अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो भी ऐसे बहुत से लोग होंगे। हाँ जी, ये भी एक बड़ा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है इन लोगों को अस्पताल इसलिए आना पड़ता है कि कुछ लोगों को डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा होता अच्छा। है। और अगर ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है तो फौरी तौर पे किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि अगर मुसलसल पानी जिस्म से जाया होता रहे और पानी उतना ना दिया जाए, मुंह से ना पी सकते हो, अगर उल्टियां भी साथ आ रही हों, अच्छा। तो फिर आपको गुर्दे फेल हो सकते हैं इंसान के, और उसके जिस्म में पानी कम हो जाने की वजह से उसकी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, बाद में जान भी जा सकती है। मतलब कंडीशन इतनी खराब हो सकती है। ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं जो कि रोजाना जो है एक्यूट किडनी इंजरी के साथ दाखिल हो रहे हैं सिर्फ गैस्ट्रो की वजह से। और लोगों के लिए जानना जरूरी है कि एक ड्रिप लग जाए आपको टाइम पे 2-4 टीके लग जाएं तो आपकी वॉमिटिंग ठहर जाएगी, ड्रिप से थोड़ा पानी कवर हो जाएगा, गुर्दे मुतासिर नहीं होंगे। तो एक ऐसी चीज जिससे बचाया जा सकता है, लाहौर जैसे शहर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी आदमी के इस बीमारी की वजह से गुर्दे खराब होने चाहिए, क्योंकि ये इस शहर में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, मुफ्त इलाज अवेलेबल है, छोटे DHQs हैं, उनमें भी मुफ्त इलाज अवेलेबल है। आलूदा पानी भी तो हर घर में है ना डॉक्टर साहब। असल में सबसे बड़ा मसला आलूदा पानी का है, प्लस ये है कि लोड शेडिंग है, लोग फ्रिजों में खाना रखते हैं, उसको गर्म नहीं करते, उसको वो खा लेते हैं, बाहर से कहीं से कोई खाना मिल रहा होता है वो लेके खा लेते हैं, उसके बाद वो ये नहीं देखते कि प्रॉपर गर्म हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, उनसे डायरिया शुरू हो जाता है। और फिर पेट में दर्द, उल्टियां, इनके साथ कभी अस्पताल को जाते हैं, कभी क्लिनिक्स पे जाते हैं। वो लोग तो फिर भी मैं उन्हें मतलब अप्रिशिएट करता हूँ जो किसी जगह जाके अपने आप को चेक करा लेते हैं, कोई दवाई ले लेते हैं। जो टोटके कर रहे हैं, जो घरों पे पड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारी तादाद है जो कि लेट हो जाती है और फिर उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोग उबला हुआ पानी पिएं इस मौसम में, साफ खुराक का इस्तेमाल करें, फ्रिज में कोशिश करें ताज़ा का ताज़ा पका के खा लें। अगर फ्रिज में खाना रखते हैं तो उसको पूरा गर्म करें उसके बाद, और फिर उसे इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि एक दफ़ा के बाद दोबारा उसे फ्रिज में ना डाल दें, क्योंकि लोड शेडिंग बार बार हो रही है तो वो बीच में 2-2 घंटे के लिए लाइट बंद होती है, घंटे के लिए लाइट बंद होती है, और उसके बाद खाना खराब होने का चांस होता है। और लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से लोगों ने गोश्त वगैरह या चिकन वगैरह भी तो फ्रीज किया, वो उन्होंने डीप फ्रीजर्स में फ्रीज किया होता है यूजुअली, मगर जिन इलाकों में बहुत ज्यादा लंबी लोड शेडिंग्स हो रही है उसमें गोश्त खराब होने का चांस फिर भी होता है, मगर जिसमें बर्फ लगी होती है जिस फ्रीजर में, उसमें जल्दी खराब नहीं होता। मगर जो फ्रिज है, क्योंकि उसमें तो कोई बर्फ नहीं होती, इसलिए उसका खाना जल्दी खराब हो जाता है। और उसके अलावा ये बहुत बड़ी तादाद पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए इन वेंडर्स पे जो फूड के मुख्तलिफ जगहों पे खुले हुए हैं, रेडियां चला रहे हैं, गोले बर्फ के बेच रहे हैं, मशरूबात बेच रहे हैं, इनको चेक करें, वो खिला रहे इनको चेक करें। स्कूलों के बाहर हैं बहुत सारे बच्चों को पिला देते हैं, बच्चे पेट दर्द के साथ, उल्टियों के साथ फिर वो अस्पतालों को चल पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को बचाया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा अगर सरकार की मशीनरी भी जोर लगाए और लोग थोड़ा एहतियात करें तो आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स कम हो जाएंगे। इस वक्त 30-40% मरीज जो है अस्पतालों में वो लाइनें लगी हुई हैं गैस्ट्रो की वजह से, पेट दर्द हो गया, खाना खा लिया, बाहर से आ गए अस्पताल, टीका लगा दें, ये हो गया, ड्रिप लगा दें। और फिर आप देखें कि जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, जिस तरह फालिज के, दिल के अटैक के, ये बेड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनके लिए जगह नहीं बचती, तो वो बेचारे ज्यादा सीरियस होते हैं इनसे, मगर ऑब्वियसली फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मुझे बताइए फिर हम लोग बाहर से बिल्कुल ही खाना बंद कर दें? बाहर से खा सकते हैं, मगर साफ सुथरी जगह से खाएं, जिस जगह पे आपको यकीन हो कि यहाँ पे खाना साफ होगा, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया इसमें ऐसे नहीं होंगे। ये नहीं कर रहे कि कल का खाना गर्म का बीच में मिक्स कर करके खिलाई जा रहे हैं, या ये बर्फ वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे हॉस्टल्स में भी आज से 3 साल पहले यरकान, पीला यरकान काफी लोगों को, डॉक्टरों को हुआ। फिर हमने ट्रेस किया कि यार ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पता लगा कि जी ग्वाल मंडी से किसी जगह से बर्फ खरीद के ला रहे थे वो। तो वहां पे पानी साफ नहीं था जिससे वो बर्फ बना रहे थे, और वो क्योंकि जो खाने के साथ पानी सर्व हो रहा होता था। फिर हमने उसके बाद ये किया कि सारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं और फ्रिजों में बोतलें रखी हैं और आगे कूलर लगाए हैं कि जिसने लेना वो बोतल कूलर से भरे और उसे पिए, बजाय इसके कि बर्फ डाल के उसको ठंडा करके फिर पिए। तो ये छोटी छोटी जिस तरह कैंटीन्स हैं, पब्लिक कैंटीन्स हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे भी आपने देखा होगा अक्सर एक बड़ा सा ड्रम रखा होता है, उसके अंदर जग भर के पानी का, ऐसे उसी में बर्फ की सेल डाल देते हैं, उसी से जग भर भर के लोगों को मेज़ों पे रखते जाते हैं। तो ये जग सिस्टम जो है ये भी पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि ख़त्म करे, और सिर्फ फिल्टर हो, उसके आगे कूलर हो, और उस कूलर से जिस आदमी ने भी पानी पीना है वो वहाँ से ले। मतलब ये घरों पे भी तो हमारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं? हाँ जी, घरों पे हैं फिल्टर्स, और उसके पीछे आबादियों में भी फिल्टर्स हैं जो कि उनके जरिए फिर वो पानी पीते हैं लोग। मतलब वो प्योरीफाई हो जाता है? बहुत सारी जगहों पे हो जाता है, बहुत सारी जगहों पे पानी गंदा है, बहुत सारी जगहों पे पानी इस किस्म का है कि उसमें आमेजिश है मुख्तलिफ, कई जगहों पे कोलीफॉर्म्स आ रहे हैं। कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है
जो कि सीवरेज का पानी में मिलने की वजह से आता है, मगर जहाँ पे बहुत पुरानी लाइंस हैं वहाँ पे पानी में मिलावट है। अच्छा। इस वजह से ज़रूरी ये है कि ये इसके ऊपर पानी उन इलाकों में गर्म करके पिया जाए। और वहाँ के अगर आप देखें तो टाउन का पूरा एक निज़ाम है जहाँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ हैं, उनके साथ एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट, इस तरह के लोग भी हैं जो कि पानी टेस्टिंग के जिम्मेदार हैं। हाँ। तो अगर वो जिम्मेदारी से चेक करते रहें और लोगों को इन्फॉर्म कर दें मस्जिदों के जरिए भी कि यहाँ पानी ठीक नहीं है, आपको चाहिए कि उबाल के पिएं, तो शायद बहुत सारे लोग पी लेंगे। इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि उनको आप कहें कि ये पानी, जिस तरह आपको याद होगा कि बहुत सारे आइसक्रीम के ब्रांड्स में जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया था तो उस वक्त कमिश्नर जो लाहौर थे कैप्टन उस्मान साहब, इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि बहुत सारे बड़े बड़े आइसक्रीम के ब्रांड्स में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो मैंने तो उसके बाद से कभी वो ब्रांड नहीं खाए, क्योंकि वॉल्स वगैरह जो बड़े आइसक्रीम्स थी इनमें नहीं था। मगर जो छोटे छोटे वेंडर्स आइसक्रीम में बना के बेच रहे थे वो हाथ नहीं सफाई करते थे, वॉशरूम इस्तेमाल करके वैसे ही आके खाने में हाथ डाल देते थे, उस वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। इस चीज का भी हमें खुद भी सबको नजर रखनी है कि यहाँ कौन सी चीज ठीक है, कौन सी नई चीज। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये ना बताएं किसी को, हर किसी को तो नहीं जाके कोई बता सकता कि यार यहाँ खाना ठीक नहीं है, मगर अगर एक बंदे को पता है कि फलां जगह पे ये प्रॉब्लम आई थी तो ही शुड बी केयरफुल कि वहाँ से ना खाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इब्तदाई अलामात क्या हो सकती है? मतलब अगर इस तरह डायरिया या हैजा हो जाता है, देखें जी, सबसे पहले शुरू यूं ही होता है कि पेट दर्द होना शुरू हुआ है, पतले पखाने शुरू हो गए हैं, उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते एक बस फिर भाग भाग के मरीज वॉशरूम जा रहा होता है, बार बार अस्पताल आके भी ड्रिप लगी होती है, वो कहता है थोड़ी देर सर वॉशरूम जाना है, सर वॉशरूम जाना है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि ये हम इसको जो है लोग जो हैं अगर उन्हें ऐसी अलामत आ रही हो तो वो फौरी तौर पे किसी हॉस्पिटल में किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जरूर जाएं। 2-3 इंजेक्शंस लगेंगे, उल्टियाँ रुक जाएंगी, एक ड्रिप लगेगी, थोड़ा पानी की कमी हो जाएगी, एंटीबायोटिक जाएगी, तबीयत बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम लोग मतलब इस तरह की कभी 1-2 दिन कैफियत रहती है तो हम लोग खुद ही पीना शुरू कर देते हैं, स्कंजमी पीना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ORS तो लाजमी है। ORS तो एक ऐसी चीज है कि आपको लाजमी पीनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसी अलामत कोई मतलब पेट दर्द शुरू हो या डायरिया शुरू हो, सबसे पहले ORS का इस्तेमाल शुरू कर दें। सही। और अगर घर में कोई एंटीबायोटिक वगैरह अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं, मगर लोगों को इस तरह ना बेजा एंटीबायोटिक्स ले लिए कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती जा रही है। अब पहले जिन दवाइयों से फर्क पड़ जाता था अब उनसे फर्क नहीं पड़ता। उस वजह से दवाइयाँ जो महंगी इंजेक्शंस वगैरह हैं वो यूज होने लग गए हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जब दवाई कोई नहीं बचेगी तो फिर लोगों का इलाज कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल। तो इसीलिए ये जरूरी है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें और अताइयों से परहेज करें। अताइयों की भी एक बड़ी तादाद है शहर में जो अभी तक बैठी हुई और प्रैक्टिस कर रही है। इनका खात्मा होना चाहिए। जिले की इंतजामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें ताकि ये वॉश आउट हो सके। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे क्या हम फुल्ली तौर पर बच सकते हैं? देखिए जी, बच तो सकते हैं जब एहतियात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 100% डायरिया, गैस्ट्रो सब कुछ हो जाएगा। आजकल बहुत आसान है, अगर मैं भी बाहर जाता है सामने कहीं रेडी लगी उससे पी जाऊं 2 गिलास रॉ के, तो शाम को अगर मेरा पेट खराब हो जाए तो फिर मुझे तो सोचना चाहिए ना कि हाँ मेरा तो होना ही था, मैंने खुद ही पिया। तो अगर मैं पानी भी ध्यान करूंगा सारा दिन के यार पानी ना पीऊं, कहीं से साफ हो, या यहाँ मुझे पता है कि यार फलां जगह पे पानी साफ है, फलां जगह पे नहीं मिलेगा साफ, तो मैं वहां से नहीं पीऊंगा, वहां मैं बोतल लेके पी लूंगा। तो लोग, हर बंदा बोतल नहीं ले सकता, मगर कम से कम वो ये तो देख सकता है कि यहाँ साफ पानी है कि नहीं है। तो वो उस जगह से पानी पी ले जहाँ पे साफ हो, जहाँ उसे यकीन हो कि यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ पे साफ पानी होगा। गवर्नमेंट भी सैम्पलिंग कराती है, टेस्टिंग कराती है, गवर्नमेंट ने रिपोर्टें लगाई होती हैं। इनका पूरा एक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में एक डिपार्टमेंट है जो रिपोर्ट पानी की करता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, पानी साफ, बर्फ़ का जो इस्तेमाल है, घरों पे अपनी जो लाइफ स्टाइल्स हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करना, रेडियों को अवॉइड करना, बच्चों को रेडियों से बचाना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम इस बीमारियों से बच सकते हैं। डेंगू बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह फैलेगा, अगर फैलता है, और तो लोगों के लिए ज़रूरी है, उन्हें सबको पता है कि अब मच्छर है तो अपना खुद ख्याल करें और कोशिश करेंगे घर के दरवाजों पे वो ऐसे ही है जिस तरह आपके डोर क्लोजर लगे हुए हैं स्टूडियो के दरवाजे पे, कि दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। जाली वाले दरवाजे हैं और उनका डोर क्लोजर हो, वो खुद दरवाजा बंद कर दें। एक ब्लू रंग की लाइट लगा लें ताकि मच्छर जो अंदर आए वो उसमें जल के मर जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग स्प्रे इतने ज्यादा नहीं करते क्योंकि बच्चों को फ्लू हो जाएगा और इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे सांस के, तो वो कहते हैं कि यार चलो ये ब्लू लाइट लगा लो, इसमें मच्छर जलते रहते हैं आके। वो रात को आपने कमरे में लगाई हुई हो तो आपके मच्छर आपको नहीं काटते, वो उस लाइट की तरफ जाते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी एहतियात से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। लेकिन क्या डेंगू की वही एहतियात है कि हमने आसपास का अपना जो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है और हर जगह से, जैसे मैंने अभी भी पहले भी बताया था, देखिए जी, मसला लार्वा बहुत जगह से मिल रहे हैं। मसला यही है कि लोगों के घरों में पानी खड़ा है, एक बाल्टी भरी हुई है पीछे पर रखी हुई, बैक साइड पे उसमें पानी भरा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, टैंकियों के साथ कोई खड्डा पड़ा हुआ है उसमें पानी भरा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। जहाँ पे खड़ा पानी होगा उसमें मच्छर आके अंडे देगा और लार्वा बनेगा। आपका पानी गिर रहा है कहीं, वो जज़ब
हो रहा है उधर मच्छर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें उग नहीं सकता, अंडा उसका ग्रो करके हैच नहीं कर सकता। बहुत सारी जगहों पे ये डेंगू मच्छर के अंडे जो हैं ये बड़े रेजिस्टेंट हैं, ये सर्दियों में भी बच जाते हैं, पड़े रहते हैं। जब इनको पानी लगता है फिर इनमें से लार्वा ग्रो कर सकता है अगर ये पानी वाली जगह पे आ जाते हैं। इसलिए पानी कहीं ठहरने ना दें, अपने घरों को, अपने इधर उधर को। सरकार सारों के घरों में जाके छापे तो नहीं मार सकती, देख तो नहीं सकती कि किस घर के अंदर पानी खड़ा हुआ है, मगर लोगों ने खुद अपने अपने घरों को देखना है। एसी के ड्रेन्स कोशिश करें कि गटर में या किसी ऐसी जगह डालें या वॉश बेसन में रखें, ताकि वहाँ से पानी सीवरेज में जाए, बजाय इसके कि कहीं इकट्ठा होता रहे और उसमें मच्छर पलते रहें और फिर उड़ उड़ के मच्छर काटते रहें। तो ये हम सब की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन जिस तरह आप मतलब एक हॉस्पिटल है, हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो हम जाते जाते देखें कि यार ये एसी के ड्रेन जो हमारे कमरों में चल रहे हैं, ये पीछे पानी भी गिर रहा है, बाहर ओपन ही तो नहीं कहीं इकट्ठा होता जा रहा किसी जगह पे। इसी तरह घरों में या इसी तरह फैक्ट्रियों में लोग देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एपिडेमिक से बच सकते हैं, बीमारियां बड़ी कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन अभी भी जो केसेस हैं इसके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आएंगे क्योंकि बारिशें जो हो रही हैं मुसलसल, पानी जो खड़ा हुआ है बहुत बड़ी बड़ी, ये आप मतलब एक इन इलाकों को ना देखें जहाँ पे पानी इतना नहीं खड़ा हो सकता, आप बाहर थोड़ा जाएं, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, इस तरह की जगहों पे, वहाँ पे भी सूरत हाल देखें, पानी तो खड़ा है और पानी को तो नहीं आप गायब कर सकते फौरन। तो इसलिए अब लोगों ने अपने आप को बचाना है, कोई मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा लें, कोई मॉस्किटो नेट में सोएं। ये जो मैंने दरवाजे वाला कहा कि दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएं ताकि मच्छर को अंदर आने के, अगर दरवाजे का सारा घर के खुले होंगे तो सारा दिन मच्छर अंदर आता है, रात को काटेगा। तो जब दरवाजे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो बंदा गुजरा है, आगे गया, वो पीछे से दरवाजा बंद हो गया, जाली लगी हो, हर जगह जाली के दरवाजे हों, तो क्यों मच्छर काटेगा, नहीं आएगा अंदर, बचत रहेगी। और ये तमाम तर बीमारियों से हमने खुद ही बचना है। जितनी एहतियात करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम इनका मुकाबला भी कर सकते हैं और इनसे बच भी सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, आलूदा पानी और आलूदा खुराक की वजह से यरकान भी, जैसे आपने कहा कि वो भी हो जाता है, तो उसकी क्या इनिशियल स्टेजेस हैं? देखिए जी, यरकान दो किस्म का होता है, एक पीला यरकान है और एक काला यरकान है। जो पीला यरकान है वो हेपेटाइटिस ए और ई है, जो कि खाने पीने से होता है और पानी के इस्तेमाल से होता है। बी और सी जो काला यरकान है वो उसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो सुई लगने से, कोई ऐसा टैटू बनवाने से, कान छिदवाने से, कोई ब्यूटी पार्लर पे जाके ये पेडिक्योर मैनिक्योर कराने, इन चीज़ों से ट्रांसमिट हो सकता है, जिनसे स्किन में एब्रेजन आए या खून निकल सकता हो। बाकी जो ए और ई है ये खाने पीने से होता है, जो आजकल कॉमनली फैल सकता है, और इसमें भी बर्फ़ का इस्तेमाल और जो पानी की तमाम एहतियातें मैंने बताई हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। इसमें पीला यरकान है तो बहुत सारा बंदा पीला हो जाता है सारा, और एक बड़ा मलेज, उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा थकावट, जिस्म टूट रहा है, जो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। और फिर उसके लिए इंसान को कोई 21 दिन लगते हैं उससे रिकवर होने के लिए। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि इसकी वजह से फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में जाते हैं। ई वाले लोग जो हैं, अगर खासतौर पे हामला खातून को हो जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। काफ़ी औरतें हैं जो कि हेपेटाइटिस ई का शिकार हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, और वो मर भी सकती हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो औरतें ख़ासतौर पे हामला हैं वो ख्याल करें कि वो अपनी खुराक को और पानी के ऊपर बड़ा जोर दें, क्योंकि अगर वो हेपेटाइटिस ई का वायरस दौरान हमला एक्वायर कर लेंगी तो चांसेस हैं कि उनके भी वही अलामात होंगी। इसके अंदर जी शुरू वॉमिटिंग से होगा, फिर रंग पीला होने लग जाएगा, फिर जिस्म टूटेगा, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, जो खाएंगे फौरन उल्टी आ जाएगी। तो उस वजह से फिर एक इंसान ऐसे हो जाता है कि बस वो बिस्तर पे पड़ा होता है और निढाल और हिल भी नहीं सकता। तो वो भी इस दौरान ये 21 दिन का टाइम होता है, मरीज खुद ही रिकवर कर जाते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर ने देना होता है, कोई ड्रिप लग गई, कोई इंजेक्शन, को गोली, इस तरह की कोई सिरप, इस तरह की चीज़ें देनी होती हैं, ठीक हो जाते हैं लोग। मतलब ये ख़ास तौर पे आलूदा पानी और आलूदा खुराक की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें लाहक हो सकती हैं, और जिसका सिर्फ एक ही हल है, वो है कि आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। हमारे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों ने भी जनाब जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात करें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं तालीम व तरबियत के हवाले से, और आज हमने बात करनी है कि बच्चों की तालीम व तरबियत। और हमारे मुआशरे में बहुत ये सुनने में आता है कि हमारी औलाद बहुत बदतमीज़ हो चुकी है, बड़ों की इज्जत ही नहीं करती है और अजीब परेशानी में मुब्तला रहती है। और इसकी वजह ये होती है कि वालिदैन बच्चों को सब कुछ देते हैं मगर उन्हें यही बात नहीं सिखाते हैं। वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हर वालिदैन करते हैं, हर ख्वाहिश उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और बच्चों को ज़रा भी तकलीफ़ होती है ना, तो वालिदैन, मैं तो कहूँगी कि जो खून के आंसू रोते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का बेहद ख्याल रखा जाता है और उनके पीछे खुद को फरामोश कर दिया जाता है, मगर उन्हें इज्जत करना,
और इज्जत से पेश आना नहीं सिखाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो वालिदैन अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं या समझाते बहुत कुछ है, मगर मसला ये है कि वो अपने फेल से अनजाने में बच्चों को इज्जत और एहतराम ना करना सिखा रहे होते हैं। और बच्चों को मोहब्बत दी जाती है, उन्हें खुलूस दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, मगर उन्हें इज्जत ना दी जाए ना तो फिर बच्चे भी बदतमीजी पर उतर आते हैं। और बच्चों को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत होती है, जबकि उन्हें अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहन भाई या फिर पड़ोसियों के बच्चों के साथ उनका मवाजना किया जाता है। और जब वो उनका मवाजना किया जाता है ना तो वो फिर अपने आप को कहते हैं कि हम लोग शायद डिग्रेड हो रहे हैं। तो सबके सामने या तो हम उनको डांट देते हैं या फिर उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं। तो क्या अजीब बात है कि जब बच्चों को अपने घर वाले ही या अपने वालिदैन, अपने बहन भाई ही इज्जत और एहतराम नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे कि ये सब भी हम लोगों ने करना है। फिर यूं कहा जाता है कि ये सब बच्चों के लिए गोया एक अजनबी सी चीज है। तो बच्चों को इज्जत करना कैसे सिखाया जाए, कितना ज़रूरी है आज के दौर में कि हमने बच्चों की भी इज्जत करनी है, अपने से छोटे की भी इज्जत ही उतनी करनी है जितनी हम अपने से बड़े की इज्जत करते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर सहर चावला, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सर, आज बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे। ये तालीम तो हम समझते हैं कि उनको स्कूल में जाके मिल जाएगी, लेकिन तरबियत हमारे घरों से शुरू होती है। और हम कहते हैं कि हमने सिर्फ बड़ों की इज्जत करनी है, बच्चों के साथ शफकत से पेश आना है। दिस सेंटेंस हमने ये शुरू से बचपन से ही सुना है, हमारी उर्दू की बुक में भी यही था, हर जगह यही है। लेकिन बच्चों की भी इज्जत होती है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसको हम रोंद के चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर स्टैट्स निकालें ना और डेटा निकालें इंसेनली सक्सेसफुल लोगों का, ज़्यादातर आपको बचपन में 2 टाइप के एक्सपीरियंसेस से सरजद हुए लोग मिलेंगे। एक वो जिनके पेरेंट्स ने उनका मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यानी आप अपने बच्चे को शहनशाह की तरह ट्रीट करें। शहनशाह एज़ इन ये नहीं कि उसको बिगाड़ें, यानी उसको बताएं कि ये तुम्हारा अटमोस्ट पोटेंशियल है, एवरीथिंग है, और ताकि वो अपने आप को बिलीव करे कि उसमें पोटेंशियल है और ये वो वहाँ पहुँचे। और दूसरे आपको वो लोग मिलेंगे जिनको बहुत डिमीन किया गया था, और उस डिमीन करने की जो शुरुआत है वो अपने घर से हुई थी। यानी उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया था, उनकी सलाहियतों को ओवरलुक किया गया था, उसको देखा नहीं गया था। अब आप कहेंगी सक्सेसफुल तो ये भी हो जाते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी फ्लॉज। ऐसे लोग सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड देम। बहुत सारी ट्रस्ट इश्यूज जो आके जाके, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज, और मोस्टली ऐसे लोगों की जो कामयाबी होती है वो एक रिवेंज, वो एक पेन और वो एक जवाब का नतीजा होती है कि ये देखो मैं इस काबिल था या मैं इस काबिल थी। इस चक्कर में वो जो दूसरे वाली सक्सेस है ना, वो एक पुरएतमाद सक्सेस है, उसमें अपनों का साथ, अपनों की खुशी शामिल है, कोई इनसिक्योरिटीज शामिल है। इस वाली सक्सेस में आप अपने बच्चे को आगे उसने बड़े होकर जो रिश्ते बने, ये जो मैं बात कर रही हूँ बड़ी डीप बात है मुनीबा, आगे जाके जो आपके बच्चे ने रिश्ते बनाने थे वो भी डिफेक्टिव बनेंगे, वो उस पर उनका पेन इन्फ्लिक्ट करेगा, या क्या पता कि वो रिश्ते बना सकेगा या नहीं बना सकेगी। तो इनडायरेक्टली इस सब के जिम्मेदार कौन ठहरा? इस सब के जिम्मेदार आप ठहरे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया। अब हमारे यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ प्राइड बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी कि मैं तो अपने बच्चों को सबके सामने झाड़ के रख दूँ, उसकी तो हिम्मत नहीं है वो आगे से आवाज़ निकाले। आपको 21 तोपों की सलामी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, जाके किसी इदारे में जाएं और पेरेंटल ग्रूमिंग सीखें। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इदारे हैं ही नहीं, ताकि आपको, एंड दिस सेंटेंस इन द उर्दू बुक्स, आई एम सो सिक ऑफ इट, बड़ों की इज्जत करें और छोटों से शफकत करें। बड़ों की भी इज्जत करें और शफकत दें, छोटों की भी इज्जत करें और शफकत दें। हर इंसान की इज्जत होती है। आपका बच्चा जिस दिन से दुनिया में आया, मुझे इतना अच्छा लगता है मुनीबा, जब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं और वो अपने बच्चे को इनकी चाहे 6-7 साल के, मुझे इतनी खुशी होती है कि ट्रेंड चलो अब कुछ घरों में आ रहा है। मुझसे मेरी क्लाइंट्स अक्सर डिस्कस करेंगी 5-6 साल का बच्चा, नहीं इनकी तबीयत इस बात पर ऐसे हो जाती है। यू नो दिस इज आई फील सो ग्रेट। वो बच्चा भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आगे से रिस्पेक्ट देगा। आप अगर 5-6, वैसे भी इन जनरल भी मुनीबा, इस्लाह वो होती है जो अकेले में हो, जो पर्दे में हो, जो सबके सामने होती है वो इस्लाह नहीं, वो ह्यूमिलिएशन होती है। वो जैसे कहते हैं ना, और बच्चे, अब के बच्चे बहुत ज्यादा इसको फील करते क्योंकि अवेयरनेस का दौर है ना। जैसे अब के ज़माने में डोमेस्टिक अब्यूज फील किया जाता है, अब के ज़माने में औरतें हेल्पलेसनेस के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो उसकी वजह से शादी में नहीं गुजार देती, उसी तरह अब के ज़माने में बिकॉज
बिकॉज मीडिया का इतना दौर है, बच्चों को पता है उनकी स्कूलिंग कितनी अच्छी है कि रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट लेनी है। अगर आप पहले की टीचर्स और अब की टीचर्स को भी कंपेयर करें, अब की टीचर्स जो है वो ज्यादा अवेयर है इस बात पे कि हमने स्कूल में बच्चों को इज्जत देके, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जो कि होना चाहिए। यकीन करें, आपको अपनी जबान से किसी बच्चे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है अगर आपका रवैया रिस्पेक्टफुल है। अगर वो देख रहा है कि आप अपने सर्वेंट से भी इज्जत से बात कर रहे हैं, उनको जो कि बिल्कुल करनी चाहिए, आप अपने बड़ों से इज्जत से बात करें, मियाँ बीवी एक दूसरे से इज्जत से बात करें, बच्चों से बात करें, घर में एक विशियस, एक एग्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो बच्चा क्यों आपसे बदतमीजी करेगा? अगर आपके घर में जो भी दलाइल हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो लॉजिक पे बेस्ड हैं, वो धीमी टोन पे बेस्ड हैं, वो रीजनिंग पे बेस्ड हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड हैं, तो आपका बच्चा क्यों बदतमीजी करेगा? प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं तो वो हमारे बच्चों के अंदर आती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं है, उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं है। आप चाहे 30, 35, 40 साल के भी हो जाएं तो भी आपको अपनी फैमिली में प्रैक्टिस होने वाले घिसे पिटे नॉर्म्स, और जिन नॉर्म्स की वजह से खुद आप लोग जलील हो चुके हैं बुढ़ापे में, उसको भी क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसको बदतमीजी समझा जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे मैं तो कहती हूँ IQ खत्म हो जाता है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, काफ़ी साल मैंने सर्व की है। शायद ही 190 की क्लास भी मैंने पढ़ाई है। 190 की क्लास में से शायद ही 4 या 5 बच्चे होते थे जो सवाल करने की हिम्मत करते थे। इनिशियली हमारी ग्रूमिंग भी ऐसी हुई थी कि मुझे उनका, जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया, सवाल करना अजीब लगा। बाद में मैं सबसे ज़्यादा इज्जत उन्हीं स्टूडेंट्स की और उन्हीं के मैं क्लोज हुई जो सवाल करते थे, चाहे वो सवाल एकेडमिक होता था मुझसे, चाहे वो सवाल नॉन एकेडमिक होता था। और यकीन करें, मैं फ्यूचर में उन्हीं स्टूडेंट्स को शाइन करता हुआ देख रही हूँ, और वही शाइन करेंगे जिनकी रीजनिंग नहीं रोकी गई। अब घर से बच्चों की रीजनिंग रोक दी जाती है, घर से बच्चों की क्वेश्चनिंग एबिलिटी रोक दी जाती है। और ये चीज़ मैंने लेक्चर हॉल में भी नोट की, मैनिफेस्ट किया कि आपने सवाल नहीं करना। अक्सर ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं जहाँ पे टीचर से सवाल करने को आप मानेंगी बदतमीजी समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे, अगर आप प्रोफेसर से एक दफा कर ली, दूसरी दफा नहीं करें, और आप अगर आप प्रोफेसर से ये कह के तो दिखाएं कि जी जो आपने कहा है वो क्या रिसर्च बेस्ड है या नहीं, मैंने तो इस तरह पढ़ा था, मुझे तो लगता है ये है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे प्रोफेसर में से नहीं थी। सो वो माइंड करेंगे, उस बात को क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह इदारों, उनका ये वाला रवैया घर पे भी तो होगा, घर पे भी तो होगा ना, वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे। आपकी अपनी जो हायरार्की होती है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहां पर भी आप एडमिनिस्ट्रेशन को या जिनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन है क्वेश्चन करेंगे तो आप हेटेड होंगे। अगर आप, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, आप देख रही हैं कि ये किस तरह रूट कर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज डिजर्व करते हैं, वो आपके दायरे में किसी और को दी जाती है, अगर आप मेरिट्स पे आके उस बात को क्वेश्चन करेंगे तो भी आप उस चीज को इंसल्ट करेंगे। इस चीज की शुरुआत घर से शुरू होती है और पूरा मुल्क इसमें जकड़ा हुआ है। सबकी तरबियत होने वाली है, सबकी तरबियत खराब है। मे गॉड ब्लेस अस। लेकिन किस तरह, मतलब अब जिस कह लें कि उम्र में हमारे माँ बाप या हमारे बुजुर्ग आ चुके हैं, वो तो कह लें कि बच्चा बन जाते हैं ना दोबारा से, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासतौर के आज के जो बच्चे हैं वो उस तरह, उनमें गैप भी है, कम्युनिकेशन गैप भी है, जनरेशन गैप भी है। तो किस तरह उनको एक पेज पर लेकर आया जा सकता है? मुनीबा, जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं वो अब जिस जनरेशन से हैं, उनकी इस्लाह तकरीबन, इस्लाह तो हमारे माँ बाप हैं, लेकिन उनके जो लूपहोल्स या ये जो वाला प्रॉब्लम रह गया वो नामुमकिन है। आफ्टर 50, आफ्टर 55 बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत बड़ा सीना होना चाहिए अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के लिए। और पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इतना बड़ा ज़र्फ लाएं कि आप माने कि हाँ अपने छोटे से कि मैं गलत हूँ और आपकी बात सही है। बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे होने हैं, ठीक है, हम लोग तो कम से कम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ पर ग्रूमिंग में प्रॉब्लम थी और हम लोगों ने कम से कम ये रवैये जो है वो आगे इन्फ्लिक्ट नहीं करने। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ जो मेरे एज फेलोज हैं, मुझसे 4-5 साल छोटे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और मैं उनको ये प्रैक्टिस करते हुए देखती हूँ कि नहीं, हमें इस तरह डिस्करेज किया गया था तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा वोकल नहीं हो सके, प्रमोशंस नहीं हो सकी, तो हमने अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना। पीपल आर लर्निंग फ्रॉम इट। हमारी जनरेशन जो है, इट इज़ लर्निंग फ्रॉम इट। अब वैसे भी व्हेन यू क्रॉस 55, व्हेन यू क्रॉस 60, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो जिस जनरेशन के ये लोग हैं जो अब 55-60 हैं,
ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौड़ धूप भी देखी है, जाहिर है, और क्योंकि इन लोगों की तरबियत उससे भी ज़्यादा सख्त माहौल में हुई थी और अब साथ मेडिकल और जिस्मानी बीमारियों ने भी जिस्म को घेर लिया, तो मुझे लगता है कि इनसे बहुत ज़्यादा बहस करके इनको जिच नहीं करना चाहिए, बस उनकी कुर्बानियों की कदर ही करनी चाहिए अब, और पोलाइटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देना चाहिए। लेकिन आगे से अब जो जनरेशन आ रही है उसकी जो तरबियत है, उसकी जो इस्लाह है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करें। एक घर में अगर 4 बहन भाई हैं और 4 बहन भाई आपस में ये डिस्कस कर ले, सब 30s में है, सब लेट 20s में है, कि हम अपने बच्चों को अब इस तरह नहीं करेंगे, हम तो 4 घरों की इस्लाह हो गई। अगर एक फैमिली के सारे कजन्स कर ले, पूरी फैमिली की इस्लाह हो गई। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स में अगर इस बात पे बात होनी शुरू हो जाए, एक इंस्टीट्यूट में कितना स्टूडेंट होता है, बस इस्लाह शुरू हो गई। और ये घर से ही होगी और इंडिविजुअली हम लोग इस चीज को परसू करेंगे तभी हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैं बात करी थी कि मवाजना किया जाता है, बहन भाइयों में भी मवाजना होता है, इवन दो के सोसाइटी में हमारा साथ वाले ने ये कर दिया, उसके बच्चे ने ये कर दिया, इसके साथ भी मवाजना किया जाता है। ये किस तरह आपकी पर्सनैलिटी को या उस बच्चे की पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट करता है? बहुत खूबसूरत सवाल है ये, और इसका जो क्रिस्प जवाब है ना, वो मैं इस बात से शुरू करूंगी कि ये आपके बच्चे के जो पर्सनल एप्टीट्यूड है ना, यानी जो क्वालिटी उसको लेकर यूनिक है, उसको डेवलप नहीं होने देता। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को एक क्वालिटी नहीं दी, हो सकता है कि आपके नेबर का बच्चा या आपकी बहन का बेटा जो है वो A ग्रेड ले रहा हो, लेकिन आपके बच्चे जैसी पेंटिंग कोई ना करता हो, आपके बच्चे जैसा क्रिकेट कोई ना खेलता हो, आपकी बेटी जैसा स्पीकर कोई ना हो सकता है ना। अगर कोई और A ग्रेड ले रहा हो तो आपका बच्चा एक काम, किसी और के बच्चे ने अगर पाकिस्तान की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो आपका बच्चा जो है उसने बैठ के IT में अपने रूम पे कमाल कर लिया और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। दो चीज़ों को कंपेयर ना करें, अपने बच्चों को ये टाइम दें, ये पीस ऑफ माइंड दें कि वो अपनी इंडिविजुअल सलाहियत को पहचान सके। बच्चा अपनी इंडिविजुअल सलाहियत कब पहचान सकेगा? जब उसको घर से सुकून होगा, घर से आराम होगा और घर से उड़ान की इजाज़त भी होगी और फैसिलिटेशन भी होगी। जब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो अब क्या होगा, अगर आप उसको कंपैरिजन की चक्की में रखेंगे ना, बच्चे का दिमाग नाइब होता है, चाहे कितना भी ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए, सबसे ज़्यादा सब्जेक्टेड वो अपने माँ बाप की थॉट्स और अपने माँ बाप के वर्ड्स को है, चाहे आप 40 साल के भी हो जाए, आप माँ बाप की बातों से वल्नरेबल रहते हैं, अपने होते हैं ना वो। अच्छा, तो आप का जो बच्चा है, एक तो वो नहीं कर सकेगा जिस चीज़ के लिए वो बना नहीं है, और जिस चीज़ के लिए वो खुद बना था वो चीज़ भी उसमें नहीं पनप सकेगी। तो फॉर गॉड सेक अपने बच्चों के लिए इस तरह ना करें, उनको किसी से भी कंपेयर ना करें। पहले दिन से अपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें कि तुमने अपना बेस्ट रीच करना है, सही, किसी और के साथ उसको कंपेयर मत करें। हम उनको मौका ही नहीं देते ना डॉक्टर सहर। हम लोग अपनी जो चीजें होती हैं, मतलब हमने अगर ये चीज नहीं की, हम इस फील्ड में नहीं गए, तो हमारा बच्चा वो चीज करेगा। हम डॉक्टर नहीं बने या हम डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा भी वही चीज करेगा। तो ये भी तो हम इम्प्लीमेंट उनके ऊपर कर रहे होते हैं। दिस इज सो सैड कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है, वैसे अभी ये चीज थोड़ी कम होना शुरू हो गई, उसी दिन से आप उसका प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं। पहले अपने बच्चे की पर्सनैलिटी तो पनप दे। कल भी मैं एक जगह पर एक पॉडकास्ट कर रही थी, वहाँ पर भी यही बड़ा अच्छी बात हो रही थी। वहाँ पर भी मैंने यही बात की कि FSC के बाद या A लेवल्स के बाद 2 साल तक अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी मत भेजें। क्या होगा अगर 18 की जगह वो 20 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी चला जाएगा? 17-18 साल की उम्र में तो मुश्किल से जाके पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है। वो 26 साल की उम्र में खराब डॉक्टर बने, उससे अच्छा नहीं है कि वो 30 साल की उम्र में कामयाब एंटरप्रेन्योर बन जाए। आप 1-2 साल, कुछ नहीं होता 20 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में एंटर हो, आप 1-2 साल अपने बच्चे को दें उसको एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। इसकी बजाय कि वो एक उस प्रोफेशन में जिसके लिए वो नहीं बना है उसमें फ्रस्ट्रेटेड है। बट देन अगेन इसके लिए बहुत ज्यादा जिगर चाहिए, बहुत ज्यादा हौसला चाहिए और बहुत ज्यादा विजन चाहिए। और ये मोस्टली उन माँ बाप का काम है जिन्होंने खुद भी रिस्क ली हो लाइफ में। वो कहते हैं ना कि सफर पे जाने से पहले एक बंदे से मशवरा नहीं लेना चाहिए। वो किससे मशवरा नहीं लेना चाहिए? जो खुद कभी सफर पे नहीं गया। अब जब आप खुद ही कभी सफर पे नहीं गए, आप सफर पे जाने वालों को क्या समझेंगे? ठीक है, तो चलिए, अगर आप गए भी नहीं हैं, आप अगर माँ बाप हैं, तो अपना हौसला थोड़ा बड़ा कर लें और अपने बच्चे को अपनी लाइफ जो है वो अपने तरीके से अनफोल्ड करने दें। ऐसे अच्छे पेरेंट्स हैं भी, मैंने देखे हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर। एग्जैक्टली, रेशो इतनी कम है कि हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं उन लोगों में। डॉक्टर सहर चावला, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे थे आज कि किस तरह उनकी तालीम और तरबियत में हमें गौर करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पर हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए। और एक नई गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही होनहार यंग सिंगर मैं उन्हें कहूँगी पाकिस्तान की, और क्या खूबसूरत आवाज़ है उनकी। जब वो गाती हैं जनाब, एक सहर सा तारी हो जाता है। तो वो ज्वाइन कर चुके हैं, हादिया हाशमी की मैं बात कर रही हूँ, और उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। उनकी खूबसूरत आवाज़ में कुछ नगमे भी उनसे सुनेंगे। हादिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हादिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मच। और
सबसे पहले तो थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग इतना नहीं जानते आपको, तो उनको पता चल जाए कैसे स्टार्ट किया सिंगिंग में, किस तरह हादिया आई। एक्चुअली व्हेन आई वाज 8 इयर्स, तो मेरे स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे। अच्छा। नेशनल एंथम्स के, लाइक नेशनल सॉन्ग्स के। मैंने अपने बाबा से कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, श्योर कर सकती हूँ। ओके। एक्चुअली मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो वो मेरे लिए कंपटीशन नया था, तो मैंने कहा चलो हम क्यों ना पार्टिसिपेट करते हैं। बाबा ने मुझे परमिशन दे दी। अच्छा। जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, मामा से परमिशन मिली उस टाइम? मामा तो हमेशा सपोर्ट करती हैं। ठीक है। सो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन। ओके। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर पापा ने मुझे थोड़ी देर और चेक किया कि चलो और देखते हैं क्या इसमें और मतलब टैलेंट है, पोटेंशियल है कि नहीं। फिर पापा ने कहा मेरे बेटे के अंदर टैलेंट है, तो हम क्यों ना उसको और डेवलप करें। जब फिर बाबा ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए एकेडमी सर्च करता हूँ। अच्छा। एकेडमी में जाके मैंने प्रॉपर क्लासेस ली। जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, और आज मैं अपने बाबा की मेहनत से, अपने पेरेंट्स मतलब देयर इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर्स, अपने सिस्टर्स की, अपने सर की, उन सब की मेहनत से मैं आज यहाँ पे हूँ। उसके बाद नेस्कैफे से ऑडिशन लेने आए थे जुल्फी भाई, जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे। हाँ। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो कहते हादिया बेटा मैं यहाँ पे कुछ और सोच के आया था, बट मैं कुछ और करूँगा। ओके। तो जब मैंने बॉल हो गया सोच बैंड के साथ, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, और मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी, तो मैं ऐसे पिक करी थी। जी। फिर ये हुआ था कि नेस्कैफे में बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ, और नेस्कैफे के बाद मैंने आर्मी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, ISPR के साथ, काफ़ी ब्रांड्स के साथ किए, और अभी तक करती आ रही है, और ये इसी तरह सिलसिला जारी रहने वाला है। तो हादिया, सबसे पहले आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? मैं आपको सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का ए वतन की सजीले जवान। जरूर। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, कौम के जरे पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। और ये आज की मेरे ख्याल है कि बहुत ही खूबसूरत आज की जो हमारी नस्ल है, और यंग टैलेंट, मैं तो जनाब कहूँगी कि उनमें इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, हालांकि छोटी सी है ये, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है। तो अभी भी हादिया आप उसी तरह रियाज और प्रैक्टिस उसी तरह अभी भी करती हैं? जी बिल्कुल, मैं दिन में 2 से 3 घंटे रियाज अच्छा। करती हूँ, और अगर मुझे किसी शो पे जाना हो, जैसे अभी मैं आ हाँ। गई, तो अब मैं घर जाके करूँगी प्रैक्टिस। देखिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं रियाज नहीं करूँगी मेरी आवाज़ ख़राब होना शुरू हो जाएगी, मतलब वैसी नहीं रहेगी। हाँ। तो इसलिए रियाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी जो माशाल्लाह लोअर पिच है, अपर पिच है, दोनों ही बहुत क्लियर और बहुत ही जी, खूबसूरत हैं, और इसके लिए भी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स करनी पड़ती हैं आपको?
बहुत हाई स्केल में जाके भी रियाज करना पड़ता है, काफ़ी लोगों में भी करना पड़ता है, तो इसलिए गला एक दोनों जगह पक्का हो जाता है। तो घर में इसी तरह हादिया चीखती रहती हो? नहीं। एक टाइम टेबल होता है मेरा, अच्छा। इसके ऊपर करती हूँ, लाइक स्टडीज़ भी करती हूँ और म्यूज़िक भी करती हूँ और अपना लाइक गेम्स वगैरह भी खेलती हूँ पूरी। बट म्यूजिक इज योर पैशन? या तो स्टडी में कैसे, क्या कर रही हैं, स्टडी क्या कर रही हैं आप? अभी तो मैं आई मीन ग्रेड 9th। ओके। यप, तो अभी मैंने बायोलॉजी रखी, साइंस रखी ओके। एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। अच्छा, आई वांट टू बी आर्मी डॉक्टर। ठीक है, लेकिन साथ साथ म्यूजिक को लेकर चलोगे? इंशाल्लाह मैं लेकर चलूंगी और अपनी पाकिस्तान की एक इंशाल्लाह बहुत फेमस सिंगर बनूंगी। क्या बात है जनाब, मतलब लेकिन डॉक्टर डॉक्टर के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। आई नो आप कर लोगी, लेकिन दोनों चीजों को पैरेलली लेकर चल लोगी अभी भी थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। एक्चुअली देखिए, जब मेरे फैमिली से मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है तो फिर मेरा भी तो बनता है ना कि मैं मेहनत करूं। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली इसी तरह मैं मेहनत करती रहूंगी इंशाल्लाह। और हम आपको एक आर्मी डॉक्टर बनते हुए इंशाल्लाह देखेंगे भी, तब भी आपको बुलाएंगे और डॉक्टर भी बात करेंगे और तब भी आपसे इसी तरह सॉन्ग्स भी सुनते रहेंगे। तो अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन जाते जाते आपने एक और नगमा हमारे नजर करना है। बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगी मैडम का ही, मैडम नूरजहान का ए रहा है कशी। हमें पता है आपको मैडम बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। चले नहीं। ए राहे हक के शहीदो, ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोल अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीम